बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। डाटा सिक्योरिटी एंड इंक्रिप्शन रिव्यू करते हैं। लास्ट लेक्चर में हमने फायरवॉल्स के हवाले से पढ़ा था। फायरवॉल्स क्या होती हैं, किस तरीके से उनको इंस्टॉल किया जाएगा, किस तरीके से उसको इम्प्लीमेंट किया जाता है। तो हमने डिफरेंट टाइप्स की फायरवॉल को हमने डिस्कस किया था, जिसमें पैकेट फिल्टरिंग, स्टेटफुल इंस्पेक्शन, एप्लीकेशन प्रॉक्सी और सर्किट लेवल को देखा था। देन बेसिंग को हमने देखा था, उसमें बेशन, होस्ट, पर्सनल और इस चीज़ को हमने डिटेल से डिस्कस किया था। देन लोकेशन एंड कॉन्फ़िगरेशन के हवाले से हमने बात की थी, जिसमें हमने डिस्ट्रीब्यूटेड या टोपोलॉजीज़ को डिस्कस किया था। वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क या DMZs के ऊपर हम किस तरह फायरवॉल को इंस्टॉल कर सकते हैं और अपने सिस्टम को सिक्योर कर सकते हैं। आज का लेक्चर हमारा जो है लीगल एंड इथिकल एस्पेक्ट्स जो है उसके ऊपर है। चैप्टर 23 उसको हम इसमें डिस्कस करेंगे। साइबर क्राइम या कंप्यूटर क्राइम्स क्या होते हैं, इसके ऊपर हम करेंगे बात कि कंप्यूटर क्राइम और साइबर क्राइम इज ए टर्म यूज ब्रॉडली टू डिस्क्राइब क्रिमिनल एक्टिविटीज। तो क्रिमिनल एक्टिविटीज को डिस्क्राइब करते हैं इन विच कंप्यूटर्स आर कंप्यूटर नेटवर्क आर ए टूल, ए टारगेट और प्लेस ऑफ क्रिमिनल एक्टिविटी। तो उसमें यह है कि कंप्यूटर क्राइम के अंदर हम इनको किस तरीके से ला सकते हैं कि हमारे जितना भी सिस्टम्स या नेटवर्क्स या कंप्यूटर्स हैं उसके ऊपर वो अटैक करके उसका कॉन्फिडेंशियल डाटा गेट करके इस तरीके से क्रिमिनल एक्टिविटी की जा सकती है। या फॉर एग्जांपल क्रेडिट कार्ड इंफॉर्मेशन गेट करके तो उसे मिसयूज किया जा सकता है। These categories are not exclusive and many activities can be characterized as falling into one or more categories. The term cybercrime has a connotation of the use of network specifically, whereas computer crime may or may not involve network. साइबर क्राइम के अंदर हम जो है वो नेटवर्क्स के ऊपर बात करते हैं कि साइबर क्राइम के अंदर नेटवर्क का पूरा नेटवर्क्स इन्वॉल्व होते हैं, जबकि कंप्यूटर क्राइम के हवाले से अगर हम बात करते हैं तो उसमें यह है कि नेटवर्क इन्वॉल्व हो भी सकते हैं या नहीं हो सकते, सिंगल कंप्यूटर भी हो सकता है। तो US डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस categorize computer crime based on the role that computer plays in the criminal activities as follows. तो कंप्यूटर्स क्रिमिनल एक्टिविटीज़ में किस तरीके से जो है वो फॉल कर सकते हैं। एक है कि कंप्यूटर्स एज टारगेट्स टू एक्वायर इंफॉर्मेशन स्टोर्ड ऑन दैट कंप्यूटर सिस्टम। अब यह है कि फर्स्ट जो उसकी कैटेगरी है उसमें यह है कि कंप्यूटर्स के ऊपर डाटा स्टोर है उसको टारगेट किया जाता है और उससे डाटा गेट कर लिया जाता है। टू कंट्रोल द टारगेट सिस्टम विदाउट अथोराइजेशन और पेमेंट, थेफ्ट ऑफ सर्विस, or to alter the integrity of data or interface with the availability of the computer or server. तो इसमें यह है कि कंप्यूटर एज ए टारगेट में हम ये कह सकते हैं कि टारगेट सिस्टम को कंट्रोल किया जा सकता है विदाउट अथराइजिंग एंड और पेमेंट। मीन्स के जहाँ पे सिस्टम है वहाँ पे हम उसको टारगेट करेंगे और उसके अंदर से जितनी भी इंफॉर्मेशन है अनअथराइज वे से गेट कर लेंगे। और अल्टर द इंटेग्रिटी ऑफ डाटा और इंटरफेस विद द अवेलेबिलिटी ऑफ कंप्यूटर और सर्वर। तो उसको हम फिर यह कि उस डाटा की इंटेग्रिटी को भी डिस्टर्ब या चेंज कर सकते हैं। सेकंड ये है कि कंप्यूटर एज स्टोरेज डिवाइसेस, कंप्यूटर को स्टोरेज डिवाइसेस के तौर पे भी कह सकते हैं एज ए पैसिव स्टोरेज मीडियम। फॉर एग्जांपल फॉर stolen password list, credit card, calling card number, proprietary corporate information, pornographic image file or various pirated commercial software। तो हम कंप्यूटर एज स्टोरेज डिवाइसेस हम उस कैटेगरी में भी देख सकते हैं कि हम उसको स्टोरेज मीडियम के तौर पे रख रहे होते हैं। वहाँ पे हम मुख्तलिफ किस्म के पासवर्ड फाइल्स, क्रेडिट कार्ड,
कॉलिंग कार्ड नंबर्स, वो सारी हम डिटेल सिस्टम्स के अंदर ही रख रहे होते हैं, तो वहाँ से भी उसके ऊपर अटैक किया जा सकता है, क्राइम उसके ऊपर किया जा सकता है। कंप्यूटर एज कम्युनिकेशन टूल, एक और कैटेगरी जो है कंप्यूटर एज कम्युनिकेशन टूल यूज हो रहा था कि ऑफन ट्रेडिशनल क्राइम कमिटेड ऑनलाइन, तो बहुत से जो क्राइम्स है वो ऑनलाइन हो रहे होते हैं। एग्जाम्पल इंक्लूड द इलीगल सेल ऑफ प्रिस्क्रिप्शन ड्रग, कंट्रोल्ड सब्सटेंसेस, अल्कोहल एंड गन्स, फ्रॉड एंड गैम्बलिंग। तो बहुत सी चीज़ें ऐसी हैं जो क्योंकि कंप्यूटर एक कम्युनिकेशन टूल के तौर पे यूज़ हो रहा है, तो बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जो ऑनलाइन थ्रू इंटरनेट यूज़ हो रही हैं। ई कॉमर्स बिजनेस है वो भी इंटरनेट के थ्रू हो रहा है, या ईमेल के थ्रू कम्युनिकेशन हो रही है, वो भी एक ऐसा बिजनेस है। तो इसकी वजह से बहुत से बिजनेस में या बहुत सी जगहों पे क्राइम्स जो है थ्रू दिस कम्युनिकेशन टूल भी हो रहे हैं। A more specific list of crime is defined in the International Convention on Cybercrime and is shown in table। तो ये आप इसकी पूरी एक लिस्ट है, इसकी बहुत सारी एग्जांपल्स हैं, उसको आप देख सकते हैं कि थ्रू इंटरनेट थ्रू कंप्यूटर साइबर क्राइम की बहुत ज़्यादा बड़ी लिस्ट है कि किस किस तरीके से लोगों ने इसके ऊपर साइबर क्राइम्स किए हैं। Yet another categorization is used in CERT 2006 annual e-crime survey। एक e-crime survey जो है वो किया गया, the result of which are shown in table। तो एक पूरा साइबर क्राइम के ऊपर सर्वे किया गया 2006 में, तो वो भी आप देख सकते हैं कि उसमें भी कितनी किस्म के साइबर क्राइम हो चुके हैं। Criminal activity in which computer networks are a tool, a target or a place of criminal activity। तो बेसिकली साइबर क्राइम या कंप्यूटर क्राइम क्या है कि हमारे पास एक टूल के तौर पे यूज होता है कि सिस्टम के अंदर जो भी डाटा स्टोर्ड है, जो इंफॉर्मेशन स्टोर्ड है, उसको गेट करके मिस यूज करना। कैटेगराइज्ड बेस्ड ऑन कंप्यूटर्स रोल, तो इसको हम किस तरीके से कैटेगराइज कर सकते हैं, एज टारगेट, एज स्टोरेज डिवाइसेस या एज कम्युनिकेशन टूल। मोर कंप्रिहेंसिव कैटेगराइजेशन सीन इन साइबर क्राइम कन्वेंशन कंप्यूटर क्राइम सर्वेज। तो हम बहुत सी जगहों पे इसकी डिटेल देख सकते हैं कि किस किस टाइप के साइबर क्राइम या कंप्यूटर क्राइम हो चुके हैं। लॉ इन्फोर्समेंट चैलेंजेस, हम उस पर बात करते हैं कि डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज हैं। तो उसमें यह है कि फेलियर टू कैच अप विद साइबर क्राइम टेक्नोलॉजीज, तो साइबर क्राइम टेक्नोलॉजीज को जो है वो कैच नहीं किया जा सकता। इन एक्सपीरियंस विद साइबर क्राइम से एक्सपीरियंस नहीं है अगर हम लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज के हवाले से बात करें, या इनएबिलिटी टू सॉल्व साइबर क्राइम्स को सॉल्व करना की एबिलिटी या नहीं है, या लैक ऑफ कोलैबोरेशन विद इंडस्ट्री, तो इंडस्ट्री से कोई कोलैबोरेशन नहीं है, कोलैबोरेशन हो तो देन एक उसका कोई वे आउट हो सकता है। तो ये लैक ऑफ कोलैबोरेशंस या ग्लोबल कॉरपोरेशंस, तो ये कैरेक्टरिस्टिक्स हैं लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज की। अब कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ साइबर क्राइम विक्टिम्स, उसकी क्या है कि लैक ऑफ कॉन्फिडेंस विद लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज, वीक डिफेंस मैकेनिज्म, अगर उन लोगों ने जो डिफेंस के मैकेनिज्म है वो काफ़ी वीक रखे हैं, लो रिपोर्टिंग रेट है, एंड कंप्लायंस विद साइबर क्रिमिनल डिमांड्स। इसी तरीके से कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ साइबर क्रिमिनल्स, उनकी क्या है कि ग्लोबलाइजेशन ऑफ साइबर क्राइम, कि साइबर क्राइम का ये है कि वर्ल्ड वाइड ये कोई भी किसी भी मुल्क में बैठ के किसी दूसरे शहर में बैठ के साइबर क्राइम कर सकता है, उसको इसलिए उसको पकड़ना या उसको जो है वो फाइंड आउट करना एक मुश्किल काम है। इंक्रीज सक्सेस कॉन्फिडेंस, ये है कि इतना ज़्यादा साइबर क्राइम बढ़ता जा रहा है कि उसको जो कॉन्फिडेंस है वो या उसका सक्सेस रेट है वो बढ़ता जा रहा है। सोफिस्टिकेटेड टेक्नोलॉजी लिंक विद अदर क्राइम,
तो ऑर्गेनाइज्ड क्राइम यानी कि एक टेक्नोलॉजी के थ्रू हो रहा है, एक इजी वे है कि सिस्टम के थ्रू बैठ के कमांड्स को यूज़ करते हुए कोड करके हम सिस्टम को हैक करके सारी इंफॉर्मेशन गेट करके उसको मिसयूज़ कर सकते हैं। तो एक्सपर्टीज़, एक्सपीरियंस, यूनिक प्रोफाइल, तो इसमें एक्सपर्टीज़ चाहिए होती है, एक्सपीरियंस चाहिए होता है। तो ये मुख्तलिफ जो करैक्टरिस्टिक्स है, ये लॉ इन्फोर्समेंट चैलेंजेस हैं बेसिकली कि हम कि मुख्तलिफ किस्म के जो साइबर क्राइम्स हैं, किस किस तरीके से टेक्नोलॉजी एडवांसमेंट्स हैं उनको हैंडल करना, उनको कैपेबिलिटी जो है वो जो लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज हैं उनको वो कैप्चर नहीं कर सकते। तो इन करैक्टरिस्टिक्स की वजह से कि कॉन्फिडेंस नहीं है इन्फोर्समेंट एजेंसीज का, डिफेंस मैकेनिज्म बहुत वीक हैं या रिपोर्टिंग रेट, तो इस वीकनेसेस की वजह से फिर ये सक्सेस रेट इसका बढ़ता जा रहा है। तो बेसिकली ओवरऑल ये डिफरेंट चैलेंजेस हैं जिनको जो साइबर क्राइम के अंदर इस वक्त एग्जिस्ट करते हैं। लॉ इन्फोर्समेंट चैलेंजेस के हवाले से दी डेटरेंट इफेक्ट ऑफ लॉ इन्फोर्समेंट ऑन कंप्यूटर एंड नेटवर्क अटैक्स correlate with the success rate of criminal assault. The nature of cybercrime is such that consistent success is extraordinarily difficult. For law enforcement agencies, cybercrime presents some unique difficulties. तो साइबर जो एजेंसीज हैं साइबर जो लॉ इन्फोर्समेंट के लिए की, तो उनको जो है जो डिफरेंट डिफिकल्टीज हैं जो हमने अभी देखी डायग्राम्स में भी, तो प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन रिक्वायर ए फेयरली सोफिस्टिकेटेड ग्रास्प ऑफ टेक्नोलॉजी। तो टेक्नोलॉजी के ऊपर होल्ड होगा तो प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन की जा सकेगी। मैनी जुरिडिक्शन लैक इन्वेस्टिगेटर्स नॉलेजेबल एंड एक्सपीरियंस इन डीलिंग विद इट। लैक ऑफ रिसोर्सेज रिप्रेजेंट एन अदर हैंडीकैप। तो रिसोर्सेज भी नहीं है, लैक ऑफ रिसोर्सेज है। द ग्लोबल नेचर ऑफ साइबर क्राइम इज एन एडिशनल ऑब्स्टिकल। अब साइबर क्राइम लोकल लेवल पे नहीं है बल्कि ग्लोबल है, तो इसको हैंडल करना ज़्यादा डिफिकल्ट टास्क है। मैनी क्राइम्स विल इन्वॉल्व परपेट्रेटर्स हु आर रिमोट फ्रॉम द टारगेट सिस्टम। तो जितने भी जो इसके अंदर इन्वॉल्व हैं साइबर क्राइम के अंदर, तो वो लोग जो है वो रिमोट उसमें हैं, एरियाज में हैं, मे बी दूसरी सिटी में हो सकते हैं या दूसरी कंट्री में हो सकते हैं। ए लैक ऑफ कोलैबोरेशन एंड कोऑपरेशन विद रिमोट लॉ एनफोर्समेंट एजेंसी कैन ग्रेटली हिंडर एन इन्वेस्टिगेशन। तो इस तरीके से दूसरी कंट्रीज में दूसरी सिटीज के साथ जो है इन्वेस्टिगेशन करना, ये एक बहुत बड़ा जो है डिफिकल्ट टास्क है। इनिशिएटिव सच एज इंटरनेशनल कन्वेंशन ऑन साइबर क्राइम इंट्रोड्यूस ए कॉमन टर्मिनोलॉजी फॉर क्राइम्स एंड ए फ्रेमवर्क फॉर हार्मोनाइजिंग लॉ ग्लोबली। द relative lack of success is bringing cyber criminals to justice has led to an increase in their number, boldness and global scale of their operation. तो इस तरीके से जो है लैक ऑफ सक्सेस इन ब्रिंगिंग साइबर क्रिमिनल टू जस्टिस, जब हम जो साइबर क्राइम कर रहे हैं उनको हम किसी तरीके से भी कैश नहीं कर सकते, तो उनके अंदर जो है इस लिहाज से कॉन्फिडेंस जो है वो बोल्डनेस वो बढ़ती जा रही है और वो दिन भर ये क्राइम बढ़ते जा रहे हैं। द साइबर क्रिमिनल टेंड टू बी यंग एंड वेरी कंप्यूटर सेफ बट द रेंज ऑफ बिहेवियर कैरेक्टरिस्टिक इज वाइड। तो जो साइबर क्रिमिनल है वो यंग हैं, जो कंप्यूटर के फील्ड से रिलेटेड हैं, तो इसलिए वो उनके ज़्यादा एक्सपर्टीज़ हैं उनकी। द सक्सेस ऑफ क्रिमिनल्स एंड देयर रिलेटिव लैक ऑफ सक्सेस ऑफ लॉ एनफोर्समेंट इन्फ्लुएंस द बिहेवियर ऑफ साइबर क्राइम विक्टिम। तो इस तरीके से इस चीज़ का भी इफेक्ट होता है। एंड रिपोर्टिंग रेट आर लो बिकॉज ऑफ लैक ऑफ कॉन्फिडेंस इन लॉ एनफोर्समेंट। तो जो इसका रिपोर्टिंग रेट है वो भी लेस है बिकॉज
लॉ इन्फोर्समेंट उनको टेक्नोलॉजीज का भी नहीं पता, एंड बाकी उनके लिए भी हर्डल्स हैं. तो ए कंसर्न अबाउट कॉर्पोरेट रेपुटेशन एंड ए कंसर्न अबाउट सिविल लाइबिलिटी. The low reporting rate and reluctance to work with law enforcement feeds into the law enforcement handicaps, completing the vicious cycle. तो इस तरीके से लॉ इन्फोर्समेंट जो एजेंसीज हैं उनके वो भी सब कुछ नहीं कर सकते, और इस तरीके से वो जो है इसका विक्टिम बन जाते हैं, और साइबर क्राइम जो है वो प्रॉब्लम्स ये बढ़ता जा रहा है. इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी के हवाले से बात करें कि यूएस लीगल सिस्टम एंड लीगल सिस्टम जनरली डिस्टिंग्विश 3 प्राइमरी टाइप ऑफ प्रॉपर्टीज, रियल, पर्सनल एंड इंटेलेक्चुअल. तो प्रॉपर्टीज के हवाले से, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी के हवाले से बात करें तो उसमें क्या है कि इज एन एनी इंटेंजिबल एसेट दैट कंसिस्ट ऑफ ह्यूमन नॉलेज एंड आइडियाज. तो हमारे पास डिफरेंट उसके जो बात करें कि लीगल सिस्टम्स जो है वो प्रॉपर्टी को किस तरह डिफाइन करते हैं. तो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी वो है जो इंटेंजिबल एसेट है, जैसे ह्यूमन नॉलेज है या आइडियाज हैं. एग्जांपल इंक्लूड सॉफ्टवेयर, डाटा, नॉवेल, साउंड रिकॉर्डिंग, डिजाइन ऑफ न्यू टाइप ऑफ माउस ट्रैप और ए क्योर फॉर ए डिजीज. तो मतलब हमारे पास कुछ इस तरह के फॉर एग्जांपल सॉफ्टवेयर हैं, डाटा है जो कि ह्यूमन के नॉलेज से क्रिएट हुए हैं या उनके आइडियाज से हैं. तो ये सारी हमारी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी के कैटेगरी में आती हैं. देयर आर 3 मेन टाइप ऑफ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी फॉर विच लीगल प्रोटेक्शन इज अवेलेबल. तो मेनली 3 टाइप की इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी की फर्दर जो टाइप्स हैं, इसमें कॉपीराइट्स है, ट्रेडमार्क्स है एंड पेटेंट्स है. The legal protection is against infringements, which is the invasion of rights secured by copyright, trademark and patent. The right to seek civil recourse against anyone infringing his or her property is granted to the IP owner, depending upon the type of IP infringement में वैरी. इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी के हवाले से बात करें तो हमने जैसे बात की कि हमारे पेटेंट्स हैं, कॉपीराइट्स हैं एंड ट्रेडमार्क्स हैं. पेटेंट्स क्या है? अनऑथराइज मेकिंग, यूजिंग और सेलिंग. कॉपीराइट्स है अनऑथराइज यूज, एंड ट्रेडमार्क्स है अनऑथराइज यूज और कलरेबल इमिटेशन. अब हम इनको 1 by 1 डिटेल से देखते हैं कि कॉपीराइट्स बेसिकली क्या है. कॉपीराइट लॉ प्रोटेक्ट द टेंजेबल और फिक्स्ड एक्सप्रेशन ऑफ एन आइडिया, नॉट द आइडिया itself. Copyright is automatically assigned to newly created work in countries that subscribe to be the Berne Convention. तो कॉपीराइट्स बेसिकली क्या है कि जो भी नई चीज़ कोई क्रिएट होती है तो उसमें कॉपीराइट जो है वो कर दिया जाता है, विच इनकम्पासेस द वास्ट मेजॉरिटी ऑफ नेशन. सम कंट्रीज सच एज यूनाइटेड स्टेट प्रोवाइड एडिशनल लीगल प्रोटेक्शन इफ द वर्क इज रजिस्टर्ड. तो हम क्या करते हैं, कोई भी काम करते हैं उसको जो है वो उसके कॉपीराइट्स जो है वो रिजर्व कर लेते हैं. जैसे यूनाइटेड स्टेट के अंदर अगर उसको हम रजिस्टर कर लेते हैं देन इट मीन्स के वो इसको लीगल प्रोटेक्शनल इसको जो है वो गवर्नमेंट देगी. तो कॉपीराइट एग्जिस्ट इफ द फॉलोइंग कंडीशंस आर फुलफिल्ड. तो कॉपीराइट बेसिकली किस तरह मिल सकते हैं, उसके लिए कुछ कंडीशंस हैं, अगर वो फुलफिल्ड होंगी तो वो कॉपीराइट मिल जाएंगे. कंडीशन, द प्रपोज वर्क इज ओरिजिनल. अगर प्रपोज वर्क ओरिजिनल है देन उसको कॉपीराइट मिल जाएंगे. द क्रिएटर हैज पुट दिस ओरिजिनल आइडिया इन ए कॉन्क्रीट फॉर्म. अगर उसको प्रॉपर एक कॉन्क्रीट फॉर्म में जो क्रिएटर उसको प्रेजेंट करता है, सच एज हार्ड कॉपी, पेपर या सॉफ्टवेयर और मल्टीमीडिया फॉर्म.
तो उसको डिफरेंट जो भी रिक्वायरमेंट है उस फॉर्म में उसको प्रेजेंट करता है, तो देन उसके कॉपीराइट मिलेंगे। एग्जाम्पल ऑफ आइटम्स दैट मे बी कॉपीराइटेड इंक्लूड, किन को कॉपीराइट किया जा सकता है, उसमें लिटरेरी वर्क है जो लिटरेचर से रिलेटेड है, म्यूजिकल वर्क हो सकता है, ड्रामेटिक वर्क हो सकता है, पैंटोमाइम्स हो सकते हैं, एंड इसी तरीके से पिक्टोरियल ग्राफिक्स वगैरह हो सकती हैं। तो हमारे पास जो कॉपीराइट्स हैं उनमें डिफरेंट जो लिटरेचर से रिलेटेड या म्यूजिक से या ड्रामा से रिलेटेड वर्क हो सकते हैं, एंड इसी तरह स्कल्पचर वर्क हो सकते हैं, मोशन पिक्चर्स वगैरह हो सकती हैं। अदर ऑडियो विजुअल वर्क, साउंड रिकॉर्डिंग, आर्किटेक्चर वर्क, सॉफ्टवेयर रिलेटेड वर्क, इसके अलावा वो भी शामिल हो सकते हैं। कॉपीराइट बेसिकली protects tangible or fixed expression of an idea but not the idea itself। तो ओवरऑल अगर हम देखें तो कॉपीराइट क्या है कि हमारे पास जितने भी फिक्स या टेंजेबल एक्सप्रेशंस हैं ऑफ द आइडिया उनको प्रोटेक्ट करता है, ऑटोमेटिकली असाइन व्हेन क्रिएटेड। तो जब उसको हम क्रिएट करते हैं तो उसके कॉपीराइट हम उसको असाइन कर देते हैं। may need to be registered in some countries। तो वैसे कॉपीराइट उस तरीके से भी साइन हो जाते हैं और कुछ कंट्रीज में, फॉर एग्जांपल जैसे यूएस की बात है, वहाँ पे यह है कि अगर कोई काम रजिस्टर करा दिया जाता है उसको कॉपीराइट मिल जाता है तो देन उसको फर्दर प्रोटेक्शन भी मिलना शुरू हो जाती है। तो एग्जिस्ट व्हेन, तो कॉपीराइट का प्रोसेस कब हो सकता है, तो इसके लिए कुछ कंडीशंस हैं, अगर वो मीट होती है तो देन उसको कॉपीराइट मिल जाएगा। एक है प्रपोज वर्क इज ओरिजिनल, अगर कोई प्रपोज वर्क है ओरिजिनल है तो उसको कॉपीराइट मिलेगा। सेकंड ये है कि क्रिएटर हैज पुट ओरिजिनल आइडिया इन कंक्रीट फॉर्म, फॉर एग्जांपल लिटरेरी वर्क है, म्यूजिकल वर्क है, ड्रामेटिक वर्क है। तो इस तरीके से हमारे पास ये डिफरेंट टाइप के जो वर्क हैं उनके जो भी हमने डिटेल से बात की कि हर एक वर्क के लिए हम उसके कॉपीराइट असाइन कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं कॉपीराइट राइट्स। द कॉपीराइट ऑनर हैज द फॉलोइंग एक्सक्लूसिव राइट्स प्रोटेक्टेड अगेंस्ट इन्फ्रिंजमेंट। तो कौन कौन से राइट्स हैं, जिसमें एक है रिप्रोडक्शन राइट। सबसे जो पहला राइट है रिप्रोडक्शन, लेट्स द ओनर मेक कॉपीज ऑफ द वर्क। जिसका अपना वर्क है, जिसका अपना आइडिया है, उसके को अगर हम उसके जो कॉपीराइट के राइट्स हैं उनमें सबसे पहला यह है कि वो उसको ओनर जो है उसको रिप्रोड्यूस कर सकता है। सेकंड है मॉडिफिकेशन राइट, कि आल्सो नोन एज डेरिवेटिव वर्क राइट कंसर्न मॉडिफाइंग ए वर्क टू क्रिएट ए न्यू और डेरिवेटिव वर्क। तो सेकंड ये है कि मॉडिफिकेशन राइट भी वो रखता है, अगर उसका अपना काम है, आइडिया है, उसने उसको पब्लिश करवा दिया, देन उसके अंदर वो मॉडिफाई करके उसको कॉपीराइट उसको मिल गया है, देन उसको मॉडिफाई करके उसके अंदर चेंज या उसको फर्दर डिराइव करके कोई करना चाहता है, देन उसका ये राइट है। तीसरा कॉपीराइट का सेकंड राइट जो है वो मॉडिफिकेशन राइट है। नेक्स्ट जो है वो कॉपीराइट के हवाले से डिस्ट्रीब्यूशन राइट। डिस्ट्रीब्यूशन राइट क्या है कि लेट्स द ऑनर पब्लिकली सेल, रेंट, लीज और लेंट कॉपीज ऑफ द वर्क। तो डिस्ट्रीब्यूशन राइट भी वो रखता है कि जो ऑनर है वो उसको पब्लिकली सेल भी कर सकता है, उसको रेंट पे भी दे सकता है, लीज भी कर सकता है, उसकी कॉपीज वगैरह भी डिस्ट्रीब्यूट कर सकता है। नेक्स्ट है जी पब्लिक परफॉर्मेंस राइट, तो अप्लाइज मेनली टू लाइव परफॉर्मेंसेस। तो इसका पब्लिक परफॉर्मेंस राइट भी है, मीन्स के वो अपने काम को अगर लाइव परफॉर्मेंस में शो करना चाहता है देन उसका ये राइट है। इसी तरीके से पब्लिक डिस्प्ले राइट, कॉपीराइट्स के जो राइट्स में एक आता है पब्लिक डिस्प्ले राइट, उसमें क्या है, लेट द ऑनर पब्लिकली शो a copy of the work directly or by mean of a film, slide और television image। तो जिसका काम है वो
उसको फर्दर जो है वो किसी भी तरीके से पब्लिकली डिस्प्ले करना चाहता है वो कर सकता है, ये उसका राइट है, थ्रू यूजिंग ए फिल्म या स्लाइड या टेलीविजन इमेज के थ्रू अपना जो भी काम है उसको डिस्प्ले पब्लिकली कर सकता है। ओवरऑल हम देखें तो कॉपीराइट ऑनर्स हैज दीज एक्सक्लूसिव राइट प्रोटेक्टेड अगेंस्ट इन्फ्रिंगमेंट। तो कौन कौन से राइट्स हैं? रिप्रोडक्शन राइट्स हैं, सेकंड मॉडिफिकेशन राइट्स हैं, रिप्रोड्यूस कर सकता है, मॉडिफाई कर सकता है, देन डिस्ट्रीब्यूशन राइट है, अगर अपने काम को डिस्ट्रीब्यूट करना चाहता है तो डिस्ट्रीब्यूट भी कर सकता है, पब्लिक परफॉर्मेंस राइट है कि अगर पब्लिक परफॉर्मेंस में उसको अपने काम को शो करना चाहता है तो वहाँ पे भी इसको कर सकता है, एंड पब्लिक डिस्प्ले राइट कि पब्लिकली उसको डिस्प्ले करना चाहता है तो भी उसको कर सकता है। कॉपीराइट्स के बाद नेक्स्ट जो है वो पेटेंट्स को हम देखते हैं। पेटेंट्स क्या होते हैं? पेटेंट्स बेसिकली ए पेटेंट फॉर एन इन्वेंशन इज द ग्रांट ऑफ ए प्रॉपर्टी राइट टू द इन्वेंटर। तो ये एक प्रॉपर्टी राइट जो है वो जो इसको इन्वेंट कहता है पेटेंट को, वो उसको दिया जाता है। द राइट conferred by the patent grant is in language of US in US statutes and the grant itself. The right to exclude other from making, using, offering for sale or selling. तो basically patent क्या है कि right of to exclude other from making, कि पेटेंट जो जिसने बनाया बाकी लोग उसको सेल नहीं कर सकते, उसको सेलिंग या सेल की ऑफर नहीं कर सकते। द इन्वेंशन इन द यूनाइटेड स्टेट और इम्पोर्टिंग द इन्वेंशन टू द यूनाइटेड स्टेट, तो मीन्स कि वो जहाँ पे है जिस कंट्री की वो चीज़ है वो उसी के अंदर सेल की जा सकती है या यूज़ की जा सकती है। Similar wording appears in the statutes of other nation. इसी तरीके से बाकी nations भी इसको कर सकती हैं। There are 3 type of patents. अब patents जो हैं वो different type के हो सकते हैं। इसमें एक है utility patents, may be guaranteed to anyone who invents or discover any new and useful process. तो utility पेटेंट्स जो हैं वो डिफरेंट टाइप के हो सकते हैं। उसमें पहला जो है वो यूटिलिटी पेटेंट है। फॉर एग्जांपल कोई भी एक नई चीज़ को डिस्कवर करता है और उसको जो है वो न्यू थिंग है या यूजफुल प्रोसेसेस हैं या मशीन्स हैं या आर्टिकल ऑफ मैन्युफैक्चरिंग है या कंपोजिशन ऑफ मैटर है और एनी न्यू एंड यूजफुल इम्प्रूवमेंट देयर ऑफ, तो उसको ये यूटिलिटी पेटेंट मिल सकता है। सेकेंड है जी डिज़ाइन पेटेंट। क्या है? मे बी ग्रांटेड टू एनीवन हु इन्वेंट ए न्यू ओरिजिनल। तो ये किसको इसको डिज़ाइन पेटेंट मिल सकता है? जो न्यू ओरिजिनल एंड ऑर्नामेंटल डिज़ाइन फॉर एन आर्टिकल ऑफ मैन्युफैक्चर। तो इस तरीके से डिज़ाइन के हवाले से जो करता है उसको डिज़ाइन पेटेंट मिल सकता है। प्लांट पेटेंट क्या है कि मे बी गारंटेड टू एनीवन, किसी को मिल सकता है जो इन्वेंट करे और डिस्कवर करे एंड रिप्रोड्यूस एनी डिस्टिंक्ट एंड न्यू वेराइटी ऑफ प्लांट। तो इस तरीके से हमारे पास प्लांट के पेटेंट भी हो सकते हैं। एन एग्जाम्पल ऑफ पेटेंट फ्रॉम द कंप्यूटर सिक्योरिटी realm इज द RSA पब्लिक की क्रिप्टो सिस्टम। तो हम क्रिप्टोग्राफी की डोमेन में अगर देखें तो जो पेटेंट है वो बेसिकली RSA का जो पब्लिक की क्रिप्टो सिस्टम है वो उसकी एग्जांपल है। फ्रॉम द टाइम इट वाज गारंटेड इन 1983 अंटिल द पेटेंट एक्सपायर्ड इन 2000। तो 1983 में बेसिकली पेटेंट जो है इसको RSA का जो पेटेंट था तो जो 2000 में एक्सपायर हो गया। The patent holder RSA security was entitled to receive a fee for each implementation of RSA. तो इस तरीके से ये है कि जो पेटेंट होल्डर है तो वो
जैसे RSA के हवाले से था, तो वो उसकी RSA की हर इम्प्लीमेंटेशन पे उसको एक फ़ी भी दी जाती रही। ग्रांट ए प्रॉपर्टी राइट टू द इन्वेंटर। ओवरऑल अगर हम देखें कि पेटेंट क्या है, बेसिकली इट इज़ ए ग्रांट ऑफ प्रॉपर्टी टू द इन्वेंटर। जो इन्वेंट करता है उसको हम एक प्रॉपर्टी राइट देते हैं टू एक्सक्लूड अदर फ्रॉम मेकिंग, यूजिंग, ऑफरिंग फॉर सेल और सेलिंग द इन्वेंशन। तो दूसरों को हम एक्सक्लूड करते हैं और ये जो जिसको राइट दिया गया है वो इसको जो है वो ऑफर कर सकता है सेल के लिए या इन्वेंशंस के लिए या इनको यूज़ करने के लिए। तो इसके टाइप्स जो हैं वो हमने डिस्कस की कि 3 टाइप्स हैं, यूटिलिटी है, डिज़ाइन है या प्लांट है। यूटिलिटी में क्या है कि एनी न्यू एंड यूजफुल प्रोसेस, मशीन, आर्टिकल ऑफ मैन्युफैक्चर और कंपोजिशन ऑफ मैटर। तो यूटिलिटी के हवाले से जो इस कैटेगरी में फॉल करते हैं वो ये वाले प्रोसेसेस या ये वाली जो है वो हो सकती हैं। डिज़ाइन के हवाले से जो इस कैटेगरी में फॉल करते हैं कि कोई नया डिज़ाइन है, ओरिजिनल है या ऑर्नामेंटल डिज़ाइन है फॉर द आर्टिकल, वो इस कैटेगरी में फॉल करते हैं। इसी तरह प्लांट क्या है, टू डिस्कवर करना या रिप्रोड्यूस करना एनी डिस्टिंक्ट एंड न्यू वैरायटी ऑफ प्लांट। तो RSA की जो हमने देखा कि RSA बेसिकली इसकी एग्जांपल है, जो एक पेटेंट था और उसको जब भी उसका पेटेंट राइट उसको दिया गया, जिस ऑथर ने उसको इन्वेंट किया, एंड हर जब भी उसको यूज़ किया गया हर उस टाइम पे उसको कोई ना कोई रॉयल्टी या कोई फ़ी जो है वो उसको मिलती रही। पेटेंट के बाद अब हम बात करते हैं ट्रेड मार्क। ट्रेड मार्क क्या है? ए ट्रेड मार्क इज ए वर्ड, नेम, सिंबल और डिवाइस। तो बेसिकली एक ट्रेड मार्क जो है कोई एक वर्ड है, नेम है या सिंबल है, दैट इज यूज्ड इन ट्रेड विद गुड्स टू इंडिकेट द सोर्स ऑफ गुड्स एंड टू डिस्टिंग्विश देम फ्रॉम द गुड्स ऑफ अदर्स। सर्विस मार्क इज द सेम एज ट्रेड मार्क। तो सर्विस मार्क और ट्रेड मार्क सेम है, except that it identifies and distinguishes the source of service rather than a product। तो इसमें यह है कि सोर्स ऑफ सर्विस भी इसमें आइडेंटिफाई कर रहा होता है। The term trademark and mark are commonly used to refer to both trademarks and service mark। तो trademark rights may be used to prevent others from using a confusingly similar mark, but not to prevent others from making the same good or from selling the same good or services under a clear different mark। तो ट्रेडमार्क बेसिकली क्या है कि ट्रेडमार्क राइट मे बी यूज टू प्रिवेंट अदर फ्रॉम यूजिंग ए कंफ्यूजिंगली सिमिलर मार्क। तो वो एक सिमिलर मार्क को बेसिकली प्रिवेंट करता है कि यही मार्क यूज ना किया जाए, बट नॉट टू प्रिवेंट अदर फ्रॉम मेकिंग द सेम गुड फ्रॉम सेलिंग सेम गुड और सर्विसेज अंडर ए क्लियरली डिफरेंट मार्क। लेकिन यह है कि अगर वो कोई चीज़ ऐसी बनाते हैं, कोई ऐसी प्रोडक्ट बनाते हैं और उसको किसी और मार्क के साथ यूज करना चाहते हैं तो वो उसको कर सकते हैं। ठीक है, तो हमारे पास जो ट्रेड मार्क के हवाले से है कि ट्रेड मार्क बेसिकली एक, जैसे हमने बात की है कि वर्ड है, नेम है, जो कोई एक उसको किसी भी प्रोडक्ट बनाने के लिए यूज कर रहा होता है, एंड दूसरा जो है पर्सन उसको वही नेम यूज नहीं कर सकता, वही ट्रेडमार्क यूज नहीं कर सकता, कोई और जो है वो डिफरेंट जो है उससे उसको करके तो मुख्तलिफ जो चीज़ों को, मुख्तलिफ प्रोडक्ट्स को बनाने के लिए किसी और ट्रेडमार्क से उस चीज़ को यूज़ कर सकता है। तो ए वर्ड, नेम, सिंबल और डिवाइस बेसिकली ट्रेडमार्क क्या है? तो यूज इन ट्रेड विद गुड्स, मुख्तलिफ चीज़ों से जो है वो जो ट्रेड करता है, बिजनेस करता है, उसमें ये इसको यूज़ कर सकता है। इंडिकेट सोर्स ऑफ गुड, इसका जो है वो प्रोडक्ट से रिलेटेड नहीं है बल्कि सोर्स ऑफ गुड से ये रिलेटेड है। टू डिस्टिंग्विश देन
फ्रॉम गुड्स ऑफ अदर्स। तो ये दूसरों जो गुड्स हैं, आइटम्स हैं, प्रोडक्ट्स हैं, उनसे डिस्टिंग्विश करता है। ट्रेडमार्क राइट में बी यूज टू, तो उसमें यह है कि प्रिवेंट अदर फ्रॉम यूजिंग ए कंफ्यूजिंगली सिमिलर मार्क, तो प्रिवेंट करता है कि सेम मार्क जो ट्रेडमार्क वो यूज ना किया जाए, बट नॉट टू प्रिवेंट अदर फ्रॉम मेकिंग द सेम गुड्स, लेकिन ये दूसरों को इस चीज से प्रिवेंट नहीं करता कि सेम गुड्स को या फ्रॉम सेलिंग द सेम गुड्स और सर्विसेज अंडर क्लियरली डिफरेंट मार्क। तो डिफरेंट मार्क से वो को यूज करके तो गुड्स को यूज करते हुए या सर्विसेज को दे सकता है, लेकिन किसी और ट्रेडमार्क के साथ। इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी इश्यूज एंड कंप्यूटर सोसाइटी। अब हम बात करते हैं कि हमारी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी इश्यूज क्या हैं और कंप्यूटर सिक्योरिटी। इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी रेलेवेंट टू नेटवर्क एंड कंप्यूटर सिक्योरिटी इंक्लूड सॉफ्टवेयर। दिस इंक्लूड प्रोग्राम्स produced by vendors of commercial software, for example operating system, utility program and applications, as well as shareware, proprietary software created by an organization or for internal use, and software produced by individuals. For all such software, copyright protection is available if desired. In some cases, a patent protection may also be appropriate. Databases. सॉफ्टवेयर के हवाले से हमने बात की कि जो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टीज इश्यूज हैं एंड कंप्यूटर सिक्योरिटी, समटाइम हम कुछ सॉफ्टवेयर ऐसे बनाते हैं जैसे ऑपरेटिंग सिस्टम है, यूटिलिटी प्रोग्राम है, तो उसमें जैसे हमने पेटेंट की बात की, ट्रेडमार्क की बात की, तो समटाइम हमें उनकी प्रोटेक्शन की भी ज़रूरत होती है। नेक्स्ट है डेटाबेसेस के हवाले से अब बात करते हैं। ए डेटाबेस में कंसिस्ट ऑफ डाटा दैट इज कलेक्टेड एंड ऑर्गेनाइज इन सच ए फैशन, वो इस तरीके से डेटाबेस को हम कर रहे होते हैं दैट इट हैज़ पोटेंशियल कमर्शियल वैल्यूज, उसमें बहुत सारी कमर्शियल वैल्यूज हो सकती हैं। एन एग्जांपल इज एन इकोनॉमिक फॉरकास्टिंग डेटाबेस, तो इस तरीके से इकोनॉमिक फॉरकास्टिंग डेटाबेस अगर हमारे पास है, सच डेटाबेस में बी प्रोटेक्टेड बाय कॉपीराइट, तो इस तरह के डेटाबेसेस को हम कॉपीराइट के अंडर जो है उसको प्रोटेक्ट करते हैं। तो डेटाबेसेस की भी इसी तरीके से प्रोटेक्शन की ज़रूरत है। अच्छा, इसी तरीके से डिजिटल कंटेंट जो कि इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी है, इसमें हम सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से कैसे इसको देख सकते हैं कि दिस कैटेगरी इंक्लूड्स ऑडियो फाइल्स, वीडियो फाइल्स, मल्टीमीडिया, कोर्सवेयर, वेबसाइट्स, कंटेंट्स एंड एनी अदर ओरिजिनल डिजिटल वर्क। तो हमारे पास डिजिटल कंटेंट्स जो है वो जो हम सिस्टम्स के ऊपर, नेटवर्क के ऊपर स्टोरेज कर रहे होते हैं, उसके अंदर हमारे पास ऑडियो फाइल्स है, वीडियो फाइल्स हैं, मल्टीमीडिया है, ये सारी फाइल्स हैं दैट कैन बी प्रेजेंटेड इन सम फैशन यूजिंग कंप्यूटर्स और अदर डिजिटल डिवाइसेस। तो इनको हम जितने भी डिजिटल कंटेंट्स हैं इनको हम मुख्तलिफ जगहों पे स्टोरेज कर रहे होते हैं, डिजिटल डिवाइसेस में रख रहे होते हैं, कंप्यूटर्स के ऊपर रख रहे होते हैं, तो इनकी सिक्योरिटी भी रिक्वायर्ड होती है। एल्गोरिथम्स, एन एग्जाम्पल ऑफ ए पेटेंटेबल एल्गोरिथम प्रीवियसली साइटेड इज द RSA पब्लिक की क्रिप्टो सिस्टम। इसी तरीके से हमारे बहुत से एल्गोरिथम्स आते हैं जिनको हम सिक्योर करना चाहते हैं, जैसे हमने एग्जांपल देखी थी RSA का पेटेंट है, उसका एल्गोरिथम है, तो उसको हम सिस्टम के अंदर हमने रखा हुआ है, तो उसको हम सेव करना चाहते हैं, सिक्योर करना चाहते हैं, ताकि उसको कोई और जो है वो उसको कोई कैच ना कर ले, उसको कोई जो है वो कॉपी करके उसको मिसयूज ना करे। तो इस तरीके से एल्गोरिथम्स की सिक्योरिटी भी ज़रूरी है अनऑथराइज्ड यूज़र या अनऑथराइज्ड एक्सेस के लिए। इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी इश्यूज एंड कंप्यूटर सिक्योरिटी के हवाले से हमने
बात की कि उसमें हमारे पास इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टीज़ में सॉफ्टवेयर प्रोग्राम्स हैं, डेटाबेस कंटेंट्स हैं, डिजिटल कंटेंट्स हैं एंड एल्गोरिथम्स हैं, जिनको हम सेव करना चाहते हैं, प्रोटेक्ट करना चाहते हैं, जो सिस्टम के अंदर डिजिटल डिवाइसेस या मुख्तलिफ नेटवर्क के ऊपर ये एग्जिस्ट करते हैं. तो सॉफ्टवेयर प्रोग्राम्स प्रोटेक्ट यूजिंग कॉपीराइट परहैप्स पेटेंट्स. डेटाबेस कंटेंट्स एंड अरेंजमेंट में प्रोटेक्ट यूजिंग कॉपीराइट, उनको कॉपीराइट के थ्रू हम कर सकते हैं, ये भी कॉपीराइट के थ्रू कर सकते हैं. एंड डिजिटल कंटेंट, ऑडियो, वीडियो, मल्टीमीडिया, मीडिया एंड वेब, इसको प्रोटेक्ट यूजिंग कॉपीराइट. तो एल्गोरिथम्स है मे बी एबल टू प्रोटेक्ट बाय पेटेंटिंग, तो हम एल्गोरिथम्स इनको पेटेंट करके कर सकते हैं. और डिजिटल कंटेंट, डेटाबेस एंड सॉफ्टवेयर प्रोग्राम, इनको हम कॉपीराइट के थ्रू सिक्योर कर सकते हैं. अब हम बात करते हैं यूएस डिजिटल मिलेनियम कॉपीराइट एक्ट DMCA. The US Digital Millennium Copyright Act DMCA has had a profound effect on the protection of digital content right in both the US and worldwide. तो US का एक डिजिटल मिलेनियम कॉपीराइट एक्ट है जिसमें हम जितना भी डाटा है, जो अभी हमने बात की, मल्टीमीडिया का भी डाटा हो सकता है, ऑडियो का भी हो सकता है, और इसी तरीके से मुख्तलिफ जो डाटा सोर्सेज हैं जो कंप्यूटर्स के ऊपर भी, नेटवर्क के ऊपर भी हैं, जिनके ऊपर डिफरेंट अटैक हो सकते हैं. तो यूएस वालों ने इसके लिए एक एक्ट बनाया है. तो DMCA उसे कहा है. DMC साइन इनटू लॉ इन 1998 इज डिजाइन टू इम्प्लीमेंट वर्ल्ड वाइड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन WIPO ट्वीट्स साइंड इन 1996. तो इस तरीके से जो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टीज के हवाले से उन्होंने एक ऑर्गेनाइजेशन बनाई. In essence, DMCA strengthens the protection of copyrighted material in digital format. The DMCA encourages copyright owner to use technological measures to protect copyrighted work. तो DMCA जो है वो टेक्नोलॉजीज को यूज करते हुए अपने डाटा को, कॉपीराइटेड डाटा, उसको सिक्योर करने के लिए इनकरेज करते हैं. These measures fall into two categories: measures that prevent access to the work and measures that prevent copying of the work. तो दो कैटेगरीज क्या है कि एक तो है कि ऐसे हम मेजर करते हैं जो वर्क को एक्सेस करने के लिए प्रिवेंट करता है कि उसको एक्सेस ना किया जा सकते, या सेकंड ये ऐसे मेजर्स किए जाते हैं जो हम उस वर्क को कॉपी ना कर सकें. Further, the law prohibits attempt to bypass such measures. तो इस तरह के लॉज हैं जो इनको कोई बाईपास नहीं कर सकता, उससे इसको प्रोहिबिट करता है कि इन लॉज को बाईपास नहीं किया जा सकता. Specifically, the law states that no person shall circumvent a technological measure that effectively control access to a work protected under this title. Among other effects of this clause, it prohibits almost all unauthorized decryption of content. तो इस तरीके से जो है वो जितने भी अनऑथराइज हैं वो इसको जो है वो एक्सेस नहीं कर सकते. The law further prohibits the manufacturer's release और सेल ऑफ प्रोडक्ट, सर्विसेज एंड डिवाइसेस. इसी तरीके से ये इस चीज़ से भी प्रोहिबिट करता है कि हम फर्दर किसी चीज़ को जो है वो मैन्युफैक्चर भी नहीं किया जा सकता, और या उसकी रिलीज भी नहीं की जा सकती, या उसको सेल या सर्विसेज वगैरह भी नहीं दी जा सकती. दैट कैन क्रैक इंक्रिप्शन डिजाइन टू thwart either access to or copying of material unauthorized by the copyright holder. तो इस तरीके से कोई भी मटेरियल है उसको एक्सेस भी नहीं किया जा सकता, उसको कॉपी भी नहीं किया जा सकता, अनऑथराइज एक्सेस उसमें नहीं है. Both criminal and civil penalties apply to the attempts to circumvent technological measures and to assist in such
सर्कमवेंशन। तो इसके लिए फिर यह है कि ऐसी सिविल पेनल्टीज भी उस पर डिफाइन की गई हैं, सो दैट कोई इसके ऊपर अगर अटेम्प्ट करता है तो उसके वो पेनल्टीज उसके ऊपर अप्लाई होंगी। इम्प्लीमेंट्स वाइपो ट्वीट्स टू स्ट्रेंथन प्रोटेक्शन ऑफ डिजिटल कॉपीराइटेड मटेरियल। तो उसके ऊपर फिर ये जो इन्होंने लॉज जो या पॉलिसीज वगैरह बनाई हैं उसको कॉपीराइटेड मटेरियल के ऊपर इम्प्लीमेंट करता है। इनकरेजेस कॉपीराइट ऑनर्स टू यूज टेक्नोलॉजिकल मेजर्स टू प्रोटेक्ट देयर कॉपीराइटेड वर्क। तो इस चीज़ का फिर वो इनकरेज करता है कि इस टेक्नोलॉजी को जो रूल रेगुलेशन उन्होंने बनाए हैं उस लिहाज से इन टेक्नोलॉजी को यूज़ करके अपना इन चीज़ों को प्रोटेक्ट किया जा सकता है, जिसमें इंक्लूडेड है मेजर दैट प्रिवेंट एक्सेस टू वर्क एंड मेजर दैट प्रिवेंट कॉपीइंग ऑफ द वर्क। तो हम इस तरीके के मेजर करते हैं कि जो कुछ वर्क को जो है वो एक्सेस भी ना किया जा सकते, या जिनको एक्सेस किया जा सके उनको अगर हम कॉपी करने की के लिए अलाउ ना करें तो वो ना किया जा सके। प्रोहिबिट्स अटेम्प्ट टू बाईपास दी मेजर्स। तो इस तरीके से उसको बाईपास करने की अटेम्प्ट भी ना की जा सके। अगर कोई इसके अगेंस्ट करता है तो उसके ऊपर जो पेनल्टीज हैं जो डिफाइंड है वो उसके ऊपर अप्लाई होंगी। अब हम बात करते हैं DMCA एग्जेम्पशंस के ऊपर। Certain actions are exempted from the provision of the DMCA and other copyright law, including the following. तो कुछ ऐसे जो है वो DMCA के अंदर exempted है। For example, fair use है, the concept is not tightly defined. It is intended to permit other to perform, show, quote, copy and otherwise distribute portion of the work for certain purposes. तो कहीं पे हम अगर उसको फेयर यूज करना चाहें तो उसमें कर सकते हैं, इंक्लूडिंग रिव्यू, कमेंट एंड डिस्कशन ऑफ कॉपीराइटेड वर्क। तो जो कॉपीराइटेड वर्क है उसको हम फेयर यूज के लिए हम उसको यूज कर सकते हैं। रिवर्स इंजीनियरिंग क्या है? RE ऑफ द सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट इज अलाउड इफ यूजर हैज द राइट टू यूज ए कॉपी ऑफ द प्रोग्राम। तो हम रिवर्स इंजीनियरिंग के लिए उसको यूज कर सकते हैं। एंड इफ द पर्पज ऑफ द रिवर्स इंजीनियरिंग इज नॉट टू डुप्लीकेट द फंक्शनैलिटी ऑफ द प्रोग्राम। तो रिवर्स इंजीनियरिंग का पर्पस उसकी फंक्शनैलिटी को डुप्लीकेट करना नहीं है, तो देन उसको हम RE पर्पस के लिए यूज कर सकते हैं, बट रादर टू अचीव इंटरऑपरेबिलिटी। इंक्रिप्शन रिसर्च गुड फेथ है, इंक्रिप्शन रिसर्च इज अलाउड, उसमें DMCA इसमें एग्जेम्प्ट करता है। दिस एग्जेम्पशन अलाउड डिक्रिप्शन अटेम्प्ट्स टू एडवांस द डेवलपमेंट ऑफ इंक्रिप्शन टेक्नोलॉजी। तो यह है कि टेक्नोलॉजी में एडवांसमेंट के लिए अगर हम किसी उसमें डिक्रिप्शन अप्लाई करते हैं तो हम उसमें डिक्रिप्शन कर सकते हैं। सिक्योरिटी टेस्टिंग इज द एक्सेस ऑफ ए कंप्यूटर और नेटवर्क फॉर द गुड फेथ टेस्टिंग। सिक्योरिटी के लिए अगर हम उसको टेस्ट करना चाहते हैं तो DMCA इसमें एग्जेम्पशन देता है। इन्वेस्टिगेशन और करेक्टिंग ए सिक्योरिटी फ्लॉ और वर्नेबिलिटीज with the authorization of the owner or operator। तो इसमें यह जो ऑनर है या ऑपरेटर है वो उसमें अगर उसको सिक्योरिटी टेस्टिंग के लिए अथोराइज करता है तो उसको किया जा सकता है। इसमें DMCA एग्जेम्पशन देता है। पर्सनल प्राइवेसी इज ए जर्नल परमिटेड टू बाईपास टेक्नोलॉजिकल मेजर। तो इफ दैट इज ओनली रीजनेबल वे टू प्रिवेंट द एक्सेस टू रिजल्ट इन द रिवीलिंग और रिकॉर्डिंग ऑफ पर्सनल आइडेंटिफाइंग इंफॉर्मेशन। तो पर्सनल प्राइवेसी जो है उसको भी DMCA एग्जेम्प्ट करता है। इज जनरली परमिटेड टू बाईपास टेक्नोलॉजिकल मेजर। Despite the exemption built into the Act, there is considerable concern, especially in the research and academic communities. Although कि DMCA बहुत सी एग्जाम्पशन देता है, लेकिन इसमें रिसर्च और उसके लिहाज से कुछ कंसर्न्स हैं। दैट दी एक्ट इनहिबिट्स लेजिटिमेट सिक्योरिटी एंड इंक्रिप्शन रिसर्च। तो उसमें यह है कि लेजिटिमेट जो वैलिड या वेरीफाइड सिक्योरिटी है उसके लिए जो है वो किया जा सकता है,
या इंक्रिप्शन रिसर्च की जा सकती है. These parties feel that DMCA choke innovations and academic freedom and is a threat to open source software development. तो जहाँ पे DMCA के हवाले से हमने जो मुख्तलिफ देखी कि क्या क्या रूल रेगुलेशन पॉलिसीज़ हैं या कि कहाँ कहाँ पे क्या क्या एग्जाम्पशंस हैं, बट एकेडमिक या रिसर्च एरिया में ये चीज़ है कि अगर इसको हम DMCA के पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हैं तो ये बहुत सी इनोवेशंस को स्टॉप करता है, चोक करता है कि जो एकेडमिक फ्रीडम है कि नई नई इनोवेशंस की जा सकती हैं. तो इस तरह उस चीज़ को एक स्टॉप मिलता है कि ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट जो है वो किस तरह की जाए या उसको ओपनली किस तरह किया जा सकता है. DMCA एग्जेम्पशंस के हवाले से ओवरऑल अगर हम बात करें तो बेसिकली सर्टेन एक्शन आर एग्जेम्प्टेड फ्रॉम DMCA प्रोविजन. कौन कौन से एक्शंस है? फेयर यूज़ हम उसमें कर सकते हैं, DMCA इसमें किसी किस्म की कोई भी रिस्ट्रिक्शन नहीं लगाता. रिवर्स इंजीनियरिंग हम कर सकते हैं, इंक्रिप्शन रिसर्च कर सकते हैं, सिक्योरिटी टेस्टिंग कर सकते हैं, पर्सनल प्राइवेसी कर सकते हैं. कंसिडरेबल कंसर्न एग्जिस्ट दैट DMCA इनहिबिट लेजिटिमेट सिक्योरिटी क्रिप्टो रिसर्च. डिजिटल राइट मैनेजमेंट DRM. डिजिटल राइट मैनेजमेंट या DRM रेफर टू द सिस्टम एंड प्रोसीजर्स. तो डिजिटल राइट मैनेजमेंट जो है वो सिस्टम्स एंड प्रोसीजर से रिलेटेड है दैट इंश्योर दैट होल्डर ऑफ digital right are clearly identified and receive the stipulated payment for their work. तो उसमें यह है कि clearly identified and receive the stipulated payment for their work. The system and procedure may also impose further restriction on the use of digital objects such as inhibiting printing or prohibiting further distribution. There is no single DRM standard for our architecture. तो DRM का कोई स्टैंडर्ड आर्किटेक्चर नहीं है कि हम डिजिटल राइट मैनेजमेंट के लिए कोई फिक्स रूल डिफाइन कर दें. DRM encompasses a variety of approaches to intellectual property management. तो उसके लिए मुख्तलिफ उसकी अप्रोचेज हैं. एंड इन्फोर्समेंट बाय प्रोवाइडिंग सिक्योर and trusted automated service to control the distribution and use of content. तो इसलिए इसके मुख्तलिफ जो हैं वो approaches हैं. In general, the objective is to provide mechanism for the complete content management life cycle. तो DRM जो है वो basically क्या है कि content management life cycle का पूरा एक mechanism provide करता है. For example, creation है, subsequent कंट्रीब्यूशन बाय अदर्स है, एक्सेस है, डिस्ट्रीब्यूशन है, यूज़ है. तो जितने भी कंटेंट्स हैं उनको किस किस तरीके से मैनेज किया जा सकता है, पूरी लाइफ साइकिल को ये बेसिकली लेके चलता है. तो इंक्लूडिंग द मैनेजमेंट ऑफ राइट इंफॉर्मेशन एसोसिएटेड विद द कंटेंट. तो किस किस के क्या क्या राइट्स हैं उन सारी चीज़ों को लेके चलता है. DRM सिस्टम शुड मीट द फॉलोइंग ऑब्जेक्टिव. क्या ऑब्जेक्टिव है? फर्स्ट वन क्या है? प्रोवाइड परसिस्टेंट कंटेंट प्रोटेक्शन अगेंस्ट अनऑथराइज्ड एक्सेस टू द डिजिटल कंटेंट. अनऑथराइज्ड एक्सेस की प्रोटेक्शन देता है. लिमिटिंग एक्सेस टू ओनली दोज विद द प्रॉपर अथराइजेशन. सिर्फ वो एक्सेस कर सकते हैं जो प्रॉपरली अथराइज्ड हैं. सेकंड, सपोर्ट ए वैरायटी ऑफ डिजिटल कंटेंट टाइप. फॉर एग्जांपल म्यूजिक फाइल, वीडियो स्ट्रीम एंड डिजिटल बुक इमेजेस. तो इस तरीके से ये सपोर्ट इसकी हर टाइप के साथ है. थर्ड पे क्या है कि सपोर्ट कंटेंट यूज ऑन वैरायटी ऑफ प्लेटफॉर्म्स. मुख्तलिफ प्लेटफॉर्म्स के ऊपर भी ये सपोर्ट करता है. सपोर्ट कंटेंट डिस्ट्रीब्यूशन ऑन ए वैरायटी ऑफ मीडिया, CD रोम्स के ऊपर, DVD, फ्लैश मेमोरी के ऊपर भी सपोर्ट करता है. तो DRM बेसिकली क्या है? सिस्टम एंड प्रोसीजर इंश्योरिंग डिजिटल राइट्स holder are clearly identified and receive stipulated payment for their work.
may impose further restriction on their use. No single DRM standard और architecture कोई exist नहीं करता. Goal often to provide mechanism for the complete content management cycle. तो basic purpose ये है कि किस तरीके से content management का पूरा cycle complete किया जा सकता है. Provide persistent content protection for a variety of digital content type, platform और media. तो content की protection भी provide करता है. DRM के components अगर हम देखें तो इसमें हमारे पास content provider है, distributor है, consumer है and clearing house है. डायग्राम में आप देख सकते हैं कि जो फुल सॉलिड लाइन है वो इंफॉर्मेशन फ्लो को रिप्रेजेंट करती है और जो डॉटेड लाइन है वो मनी फ्लो को रिप्रेजेंट करती है. तो हमारे डिस्ट्रीब्यूटर को कंटेंट प्रोटेक्टेड जा सकते हैं, डिस्ट्रीब्यूटर से कंज्यूमर को जा सकते हैं. इसी तरह क्लियरिंग हाउस से रियलिटी जो है वो कंटेंट प्रोवाइडर को जा सकती है या इसी तरीके से कंज्यूमर जो है वो उसको क्लियरिंग हाउस यहाँ पे लाइसेंसिंग वगैरह या उसकी पेमेंट के लिए जा सकती है. तो इस तरीके से हम देख सकते हैं कि डिस्ट्रीब्यूटर को भी पेमेंट जा सकती है. तो DRM के इन 4 कंपोनेंट्स को हम वन बाय वन देखते हैं कि क्या है. बेसिकली फिगर अबव इलस्ट्रेट ए टिपिकल DRM मॉडल इन टर्म्स ऑफ प्रिंसिपल यूज ऑफ DRM सिस्टम. दीज आर कंटेंट प्रोवाइडर है, hold the digital right of content and wants to protect these rights. तो इसकी एग्जांपल्स हैं म्यूजिक रिकॉर्ड या मूवी स्टूडियो वगैरह. डिस्ट्रीब्यूटर क्या है? प्रोवाइड डिस्ट्रीब्यूशन चैनल सच एज एन ऑनलाइन शॉप और वेब रिटेलर. तो वो डिस्ट्रीब्यूटर चैनल प्रोवाइड करते हैं, जैसे ऑनलाइन डिस्ट्रीब्यूटर रिसीव डिजिटल कंटेंट फ्रॉम कंटेंट प्रोवाइडर एंड क्रिएट्स ए वेब कैटलॉग presenting the contents and write metadata for its promotion. इसी तरीके से कंज्यूमर क्या है कि uses the system to access the digital content by retrieving downloadable or streaming contents through the distribution channel and then paying for the digital license. अगर कंज्यूमर लाइसेंस अगर उसके लिए अप्लाई करता है उसके लिए वो पे करेगा. The player viewer application used by the consumer take charge of initiating license request to the clearing house and enforcing the content usage right. Clearing house क्या है कि handle the financial transaction or for issuing the digital license to the consumer. तो consumer license वगैरह के लिए अप्लाई करता है तो clearing house उसको क्लियर करता है. And pays royalty fee for to the content provider. Royalty fee भी पे करता है and distribution fee to the distributed accordingly. The clearing house is also responsible for logging license consumption for every consumer. In this model, the distributor need not enforce the access right. Instead, the content provider protects the contents in such a way, टिपिकली इंक्रिप्शन के लिहाज से उसको प्रोटेक्ट करता है, दैट द कंज्यूमर मस्ट परचेज ए डिजिटल लाइसेंस एंड एक्सेस कैपेबिलिटी फ्रॉम द क्लियरिंग हाउस. तो इस तरीके से यह है कि उसमें लाइसेंस जो उसको एक्सेस करना चाहेगा उसके लिए वो लाइसेंसिंग पहले परचेज करेगा. द क्लियरिंग हाउस कंटेंट यूजेज रूल प्रोवाइडेड बाय द कंटेंट प्रोवाइडर to determine what access is permitted and the fee for a particular type of access. Having collected the fee, the clearing house credit the content provider and distributed appropriately. अब हम DRM सिस्टम आर्किटेक्चर की बात करते हैं. तो इस आर्किटेक्चर में आप देख लें सिस्टम इंटरफेसेस हैं, सर्विस इंटरफेसेस हैं, डिफरेंट डिवाइसेस इसके साथ अटैच हैं. तो इसको हम वन बाय वन डिटेल से देखते हैं कि क्या है इसके अंदर. फिगर अबव शो ए जेनेरिक सिस्टम आर्किटेक्चर टू सपोर्ट DRM फंक्शनैलिटी. तो इसकी DRM की फंक्शनैलिटी को ये सपोर्ट करता है. द सिस्टम इज एक्सेस बाय पार्टीज इन 3 रोल्स. एक है राइट होल्डर्स आर द कंटेंट प्रोवाइडर हु आइदर क्रिएटेड द कंटेंट और हैव एक्वायर्ड राइट टू द कंटेंट. तो ये जिनका राइट है ये बेसिकली वो
राइट होल्डर्स हैं। दूसरा जो है वो सर्विस प्रोवाइडर्स हैं, इंक्लूड डिस्ट्रीब्यूशन एंड क्लियरिंग हाउस, जो सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं। राइट होल्डर जो कंटेंट प्रोवाइड कर रहे हैं। कंज्यूमर आर दोज हु परचेज द राइट टू एक्सेस द कंटेंट फॉर स्पेसिफिक यूज, तो वो उसको परचेज करते हैं ताकि उसको स्पेसिफिक यूज के लिए यूटिलाइज कर सकें। देयर इज सिस्टम इंटरफेस टू द सर्विस प्रोवाइडेड बाय द DRM, तो DRM के लिए सर्विस जो है इंटरफेस क्या है? इंटरफेस टू द सर्विस प्रोवाइडेड बाय द DRM सिस्टम आइडेंटिटी मैनेजमेंट है। मैकेनिज्म फॉर यूनिक एंटिटीज सच एज पार्टीज एंड कंटेंट्स। सेकेंड, कंटेंट मैनेजमेंट क्या है? प्रोसेसेस एंड फंक्शंस टू मैनेज द कंटेंट लाइफ साइकिल, तो वो उसके कंटेंट को वो मैनेज करता है। राइट मैनेजमेंट क्या है? प्रोसेसेस एंड फंक्शंस नीडेड टू मैनेज राइट्स, राइट होल्डर्स एंड एसोसिएटेड रिक्वायरमेंट। और इसी तरीके से सिक्योरिटी एंड इंक्रिप्शन मॉड्यूल provide the function to encrypt contents and to sign license agreement. The identity management service make use of the authentication and authorization function to identify all parties in the relationship. तो identity management वो identify करता है authorization से, authentication से। Using these functions, the identity management service include the following, तो उसमें identity management function में फर्दर क्या क्या इंक्लूडेड है? एलोकेशन ऑफ यूनिक पार्टी आइडेंटिफायर्स, यूजर प्रोफाइल एंड प्रेफरेंसेस, यूजर डिवाइस मैनेजमेंट एंड पब्लिक की मैनेजमेंट, तो इसमें ये फर्दर ये सब इंक्लूडेड है। बिलिंग और पेमेंट फंक्शंस क्या है? डील विद द कलेक्शन of usage fee from consumers and distribution of payment to right holders and distributor। तो बिल पेमेंट जो है उसके लिए क्या है कि फंक्शन डील विद द कलेक्शन ऑफ यूजेज फी फ्रॉम कंज्यूमर, तो फी की यूजेज एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पेमेंट टू राइट होल्डर्स, तो उसकी जो पेमेंट है जो जिनके राइट्स हैं उनको डिस्ट्रीब्यूट करना, कंज्यूमर से फी लेना एंड जो उसका राइट होल्डर है उसको डिस्ट्रीब्यूट करना। इसी तरीके से डिलीवरी क्या है? फंक्शन डील विद द डिलीवरी ऑफ द कंटेंट टू द कस्टमर, तो यह है कि जो कस्टमर है जिन कंटेंट्स को वो जिन कंटेंट्स के लिए उसने पे किया है उसको वो डिलीवर करना। तो इस तरीके से हम देख सकते हैं कि हमारा DRM सिस्टम आर्किटेक्चर में जो हमने डायग्राम में देखा कि इसमें राइट होल्डर्स हैं, सर्विस प्रोवाइडर हैं, कंज्यूमर है, वो सर्विस इंटरफेस के साथ उनका लिंक है, और देन इनका फर्दर जो है वो आइडेंटिटी मैनेजमेंट, कंटेंट मैनेजमेंट, राइट मैनेजमेंट, इसका सिस्टम इंटरफेसेस के साथ लिंक है। तो यहाँ पे हमारे पास सिस्टम इंटरफेसेस में हम सिक्योरिटी की इंक्रिप्शन, ऑथेंटिकेशन, ऑथराइजेशन, बिलिंग, पेमेंट एंड डिलीवरी वगैरह को कंफर्म कर रहे होते हैं। तो ये हमारा कंप्लीट DRM का आर्किटेक्चर है। समरी ऑफ द लेक्चर स्टूडेंट, आज का लेक्चर जो है हमारा बेसिकली साइबर क्राइम और कंप्यूटर क्राइम के हवाले से था, जिसमें हमने देखा कि थ्रू कंप्यूटर, थ्रू इंटरनेट नेटवर्क सिस्टम्स के अंदर जो स्टोरेज डिवाइसेस के अंदर जो डाटा स्टोर है वो किस तरीके से जो है वो उसको स्टील किया जा सकता है और मिसयूज किया जा सकता है। फिर इसके बाद हमने इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टीज के हवाले से बात किया और उसके क्या क्या इश्यूज हो सकते हैं, जिसमें हमने कॉपीराइट, ट्रेडमार्क और पेटेंट के हवाले से चीज़ों को देखा, और फिर हमने कंटेंट मैनेजमेंट के हवाले से देखा CRM के उसके क्या उसका क्या आर्किटेक्चर है और किस तरीके से यूज होता है। स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में इतना ही। नेक्स्ट लेक्चर में हम नए टॉपिक के साथ आएंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।